हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए आज हम लोग हमारा ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा, आप लोगों को एक वाटर बॉडीज़ की सीरीज़ मिलेगी, इसके अलावा एक यूपी स्पेशल की सीरीज़ चल रही है और इसके अलावा ये एक इंडियन पॉलिटी। यानी आपको हफ्ते में ये 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक वीडियो तो ज़रूर मिल जाएगा। इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है इसको नहीं कर पाएंगे कैरी ऑन, क्योंकि आप लोग को शायद हमारा करंट अफेयर पढ़ाना समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ करेंगे कि वीकली करंट अफेयर आपको जो संडे को दे दिया जाएगा, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको कवर कर दिए जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको कवर कर दिए जाएंगे। तो जिन लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा तो वो लोग देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो हम लोग ये जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ है इसको कवर करेंगे। और वाटर बॉडी की सीरीज़ में आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि वाटर बॉडी की सीरीज़ स्टार्ट करने का मेन पर्पस ये था कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ानी है। और उस वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले हम लोग किसी कॉन्टिनेंट यानी कि हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट में इंटर किए हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट के से रिलेटेड जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके आसपास के एरिया इनको कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग उल्टा चलते हुए ये कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद आपके लिए कॉन्टिनेंट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें आते हैं इंडियन पॉलिटी। इसमें हम लोग सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले हम लोग कंपनी का राज पढ़ेंगे, यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका शासन जो था वो कब से कब तक चला। तो 1773 से लेकर के 1858 तक का कवर ये कंपनी का शासन चला। इसके बाद 1858 से लेकर के 1935 का भारत शासन जो अधिनियम आया था, तो ये क्राउन का शासन हो गया। क्राउन का शासन का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश संसद थी उसने कंपनी के हाथ से अपनी बागडोर, यानी कि कंपनी के हाथ में बागडोर आ गई थी, तो कंपनी के हाथ से बागडोर छीन करके डायरेक्ट अपनी संसद के हाथ में कर लिया। यानी ब्रिटेन ने डायरेक्ट अपने अंडर में ये सारी चीज़ें कर ली। ये क्यों की गई थी? क्योंकि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यानी स्वतंत्रता संग्राम नहीं, सेना विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद ये क्राउन का शासन आ गया था। तो हम लोग जो है वो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले 1773 से लेकर के 1853 तक के ये जो एक्ट है इनके बारे में कवर करेंगे। और इसके बाद आ जाएगा 1858 से लेकर के 1919 तक के अधिनियम को कवर करेंगे, वो सेकंड पार्ट होगा। इसके अलावा थर्ड पार्ट हम लोग में सिर्फ 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। अब ये तीन चीज़ें अलग कवर करने का मेन रीज़न ये है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सबसे बड़ा सोर्स यही है। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो इस 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं, ठीक। और इसके अलावा बहुत से सोर्स और भी हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से बहुत कुछ चीज़ें ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हम लोग ये सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन इसके पहले ये जो कंपनी का जो राज हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ और ये कैसे कंपनी आई, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसके पहले आप लोग एक बैकग्राउंड आप अपने माइंड का ये तैयार कर लीजिए, जो आपको बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कि जो ये कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इसको इस तरीके से मत लीजिए कि गलत ही थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आना गलत ही था। हमें किसी भी चीज़ को एक नज़रिए से नहीं सोचना चाहिए, हमें हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और उनको दो तरीके से ही समझना चाहिए। क्योंकि ये जो कंपनी का आना था, ये मान लीजिए पहले जो शासन चलता था तो ये राजा महाराजा का शासन चलता था, फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, उनके सारा का सत्ता का हस्तांतरण जो होता था उनकी फैमिली में ही पूरा हो जाता था। लेकिन ये जो हम लोग जो अपना नेता चुनते हैं, ये जो पावर थी हम लोगों को, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ही हम लोगों को मिली। वो इसलिए क्योंकि देखिए, ये जो पहले शासन चलता था तब तक हमारी सोच ही में नहीं था, ऐसा हमारी सोच में नहीं था कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना चाहिए या हम लोगों को ऐसे शासन के हिसाब से सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के माइंड में ही नहीं थी। तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, अब अगर हम लोग नॉर्मल के लाइफ में देखा जाए तो हम लोग के ऊपर जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। फिर दिमाग धीरे धीरे काम करना शुरू करता है और फिर हम लोग उन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के हम लोग उसका सॉल्यूशन कर डालते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही हुआ, जब प्रॉब्लम हमारे ऊपर आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई, और उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने चीज़ों को समझना शुरू किया कि क्या सही और क्या गलत, और इन चीज़ों को कुछ अच्छी चीज़ भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, यानी कि ब्रिटिशर्स के, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से नहीं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही आने से नहीं, मेन हमारा पर्पज़ ये है कि ब्रिटिशर्स के आने से कुछ अच्छी चीज़ें भी थी तो कुछ खराब भी चीज़ें थी, ठीक। तो इन सब से निकलने के लिए हमारी सोच डेवलप हुई, और हम तब जा कर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बारे में सोच पाए। तो इसका आना गलत भी नहीं था और सही भी नहीं था, लेकिन अच्छी चीज़ें निकल के आए तो सही भी कहेंगे, ठीक। ये तो हमारा नज़रिया हो गया, इसलिए ताकि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझें, आप सिर्फ पढ़ने के फॉर्म में ना समझें, आप इन चीज़ों को समझने के लिए जब तक आप उस चीज़ के अंदर नहीं घुस के देखेंगे तब तक आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप लोग सिर्फ पढ़कर ही काम मत चलाया करिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की भी कोशिश किया करिए। चलिए देखते हैं आप लोगों को हम कितना समझा पाते हैं और आप लोग कितना समझ पाते हैं, और अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एक, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल। वैसे ये पहले तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन माइंड में आ गया तो बोल दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कंपनी का शासन देखते हैं। कंपनी के शासन में जो है वो 1773 से 1858। अब ये जो इसका हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 1757 में सबसे पहले जो होता है वो एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। ये एक षड्यंत्र का परिणाम होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए ये जो टॉपिक है हमारा, ये हिस्ट्री के नज़रिए से भी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग हिस्ट्री को भी कवर करेंगे इसी में। पॉलिटी के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है तो पॉलिटी को भी कवर करेंगे। वो इसलिए ताकि आप लोगों को जब हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी तो आप लोग को हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अलग से इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको इन दोनों को एक साथ में कवर किया जाएगा, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव, इसमें हम लोग युद्ध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस एक बैकग्राउंड देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई, इसके बाद कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसने बंगाल पर अपना कब्जा किया, और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ले लेंगे, और इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे 1773 के चार्टर्ड एक्ट में, ठीक है। इसमें जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया, और सिराजुद्दौला जो थे वो भारत की तरफ से थे। तो इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई तो सिराजुद्दौला जो था वो हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। लेकिन ये एक षड्यंत्र का परिणाम थी, क्योंकि भारत की तरफ से ये जो मीर जाफ़र, ठीक, ये जाकर के लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इससे मिल गया था, और इसी के परिणाम निकला था कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद एक युद्ध और होता है, वो होता है 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो होता है वो असल में अंग्रेज़ों की विजय का मेन रीज़न बन के सामने आता है। यानी कि अंग्रेज़ विजय होते हैं तो उन्हें उनका हौसला बढ़ता है, और ये युद्ध जो था वो किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। और ये जो मुगल बादशाह, ये यहाँ जो इंडिया की तरफ से कौन था? तो मुगल बादशाह, यानी कि बादशाह जो थे मुगल बादशाह वो कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। ये मीर कासिम वो नहीं है, मीर जाफ़र अलग है, मीर कासिम अलग है, ठीक है। मीर जाफ़र जो था उसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, लेकिन ये जो मीर कासिम था ये इंडिया की तरफ से लड़ा था अंग्रेज़ों से, तो मीर कासिम इसमें था, ठीक। इसमें बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, ठीक। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए फोकस करके बता रहे हैं थोड़ा सा। और ये जो अवध का नवाब जो था वो कौन था? तो सुजाउद्दौला, ठीक है। देखिए उंगली से लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा लिखने में इसमें प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग बोल के ही समझ पाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सुजाउद्दौला, इन यानी कि ये जो बक्सर का युद्ध था ना, तो इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे और मीर कासिम, और इसके अलावा सुजाउद्दौला, और दूसरी तरफ कौन था? तो हेक्टर मुंडो। इन दोनों के बीच इन लोगों के बीच में हुआ था, और इसमें जीत हुई थी अंग्रेज़ों की। और अंग्रेज इसमें जब विजय हुए थे तो इन्होंने सबसे पहले जो कब्जा किया था वो कहाँ पे किया था? तो पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल का जो रीजन था वहाँ पे किया गया था। आज का पश्चिम बंगाल जो है, वहाँ जो पूरा बंगाल का रीजन है वो सारा रीजन इसमें कब्जा किया था।
तब इसमें जो ये जो बांग्लादेश है वगैरह है ना, ये सारी चीज, ये बांग्लादेश और इसके अलावा ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड और ये सारे एक साथ के सारे एरिया आते थे। इस यहाँ पे कब्जा करके इन्होंने इनको दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। और ये कंपनी जो थी, पहले तो ये कंपनी जो आई थी तो इसका मेन काम था कि व्यापार करना है, लाभ कमाना है और निकल जाना है, ठीक, ऐसा ये सोचती थी और इसी से आई थी। और इसके द्वारा इसके लिए इसे ब्रिटिश संसद थे, यानी कि जो महारानी एलिजाबेथ है ना, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, इनसे चार्टर के द्वारा इनको परमिशन मिलती है, यानी समय समय पर ब्रिटेन के महारानी के द्वारा ये चार्टर साइन किए जाते हैं। और इस चार्टर के द्वारा इनको 15 से 20 सालों के लिए अधिकार मिल जाता है भारत के साथ व्यापार करने का। और जब इनको ये व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है तो ये भारत में आते हैं। भारत में ये कब आते हैं? तो 1600 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापार करने के पर्पज से। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जो है वो भ्रष्ट होने लगती है, यानी कि पहले तो ये जो व्यापार का लाभ है वो ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा हुआ और अच्छा लाभ होता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना चालाकी दिखाना शुरू किया और उसने अपने रवैये से ये जो भारत की शासन है इस पर भारत पर कब्जा करने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू किया। तो जब ब्रिटिश संसद थी उसने क्या किया कि उसने जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ही अलग रवैया अपना रही है, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में लाने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी से होने वाला लाभ जो है वो ब्रिटेन को भी अच्छा मिलता रहे, तो इसने क्या किया कि समय समय पर जो है ये एक्ट जो पास किए, एक्ट जो थे वो एक तरह से रूल्स और रेगुलेशन थे कि जिसमें ये जो रूल्स और रेगुलेशन थे जिसमें जो ये ब्रिटिश कंपनी, ताकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें ये जो काम कर रही है इस पे पूरी तरह से इसको नियंत्रण में रखा जा सके। अगर नियंत्रण में ये नहीं रहेगी तो ये जो भारत से लाभ कमा रही है उसका फ़ायदा ब्रिटेन को नहीं होता। तो इसलिए ब्रिटेन को अपने हिसाब, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था को अपने थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करने के लिए ये ब्रिटेन की संसद ने समय समय पर एक्ट पास किए। अब ये जो कंपनी आई इसने कैसे ये चार्टर एक्ट के द्वारा, ये जो चार्टर एक्ट आए ये कैसे इन पर लागू किए गए और इन चार्टर एक्ट में कौन से रूल्स रेगुलेशन थे जिसके द्वारा कंपनी जो थी वो धीरे धीरे इसने अपने नियमों में बदलाव किए और कैसे क्राउन का शासन आया और फिर ये कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले इन पर चर्चा करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जिस पर जो हमारा पहला इशू है ना, इस पर हम लोग जानेंगे। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी कि चार्टर एक्ट, इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी के बोलते हैं और चार्टर अधिनियम भी बोलते हैं। ये जो था ये मेनली जो मेन इसका फोकस पॉइंट है वो क्या था कि ब्रिटेन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण, ये जो चार्टर थे वो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ही तो आए थे। इसलिए ये सबसे पहला जो चार्टर आया था इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया और ताकि ब्रिटेन का ये जो कंपनी है इस पर नियंत्रण लगाया जा सके। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया जो है वो इसमें ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, यानी कि ब्रिटेन की जो थी वो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले जो थी वो बंगाल पर इन्होंने कब्जा किया, फिर धीरे धीरे इन्होंने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बना ली अपनी, और इन तीनों पे, यानी कि कोलकाता में एक अलग गवर्नर होता था, मुंबई में अलग, और चेन्नई और मद्रास जो है, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ये मद्रास जो है इसमें अलग गवर्नर होता था। तो ये तीनों जो थे वो गवर्नर, ये तीनों गवर्नरों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, यानी कि ये जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी इन तीनों के गवर्नर को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और यहाँ पर एक जो गवर्नर था इसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। और ये गवर्नर जनरल इन दोनों प्रेसिडेंसियों, यानी कि इन पूरे तरह से इन तीनों प्रेसिडेंसियों पर अपना शासन चलाता था, यानी कि वो पूरा काम करता था कि कैसे काम करवाना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें यही लिखा है कि बंगाल का जो गवर्नर था वो
बंगाल, मद्रास, मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना। और सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहला गवर्नर जनरल बना। और वॉरेन हेस्टिंग को अगर एक तरीके से और भी देखेंगे तो ये बंगाल का गवर्नर, यानी कि बंगाल का आखिरी गवर्नर और बंगाल का ही पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं गवर्नर जनरल। ये जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, ये गवर्नर जनरल की एक परिषद थी। तो ये जो परिषद थी इसमें कितने सदस्य होते थे? तो 4 सदस्य होते थे। और इसके जो निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पर किए जाते थे। और जब बहुमत की स्थिति नहीं होती थी, यानी कि बहुमत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता था, तो गवर्नर जनरल का जो निर्णय होता था वो गवर्नर जनरल जो है वो अपना मत देता था और निर्णय हो जाता था। यानी कि गवर्नर जनरल का महत्व था बहुत। ठीक, अब गवर्नर जनरल जो था ये परिषद, अब गवर्नर जनरल बनाई तो गई थी, लेकिन गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो किसके प्रति जिम्मेदार होती थी? ब्रिटेन की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रति, यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो थी इसके प्रति जिम्मेदार होती थी। ये जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी ये जो थी वो क्या काम करती थी कि भारत में जो कंपनी के द्वारा, यानी कि जो कंपनी के द्वारा जो शासन किया जा रहा है इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। यानी कि आप इससे क्या समझे कि ये जो कोलकाता प्रेसिडेंसी थी इसमें जो इसके अधीन ये दोनों प्रेसिडेंसियां थी। और इसके ऊपर जो काम करती थी वो गवर्निंग बॉडी कौन थी? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर आ जाता था ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा भारत पर शासन करती थी। ठीक है, तो ऐसा हो गया है ना। अब इसमें जो है वो अब क्या हुआ, प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग बना, आपने देखा। ठीक, अब इसके द्वारा, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा एक और चीज हुई थी। वो क्या हुआ था? 1774 का कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी इसी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो जो प्रथम बना था वो कौन था? एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और इसके अधीन 3 अन्य न्यायाधीश थे। वो कौन से थे? तो चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, ये तीनों थे। ठीक, देखिए आपको हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के नज़रिए से पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मेनली ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन सारे पॉइंट को कवर करते हुए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 1781 का चार्टर अधिनियम। ये जो था इसे क्या बोला जाता है? द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि बंगाल व्यवस्था अधिनियम। सेटलमेंट जो था इसके नाम से हम लोग समझते हैं, सेटलमेंट जो था वो किन के बीच सेटलमेंट कराया गया था? जो गवर्नर जनरल परिषद थी। आपने यहाँ पे देखा ना, अभी यहाँ पे गवर्नर जनरल परिषद थी और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन आती थी, है ना। अब ये जो गवर्नर जनरल परिषद थी ना, इसी को बताया जा रहा है कि इसके बीच और जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1774 में, आपने अभी देखा, तो इन दोनों के बीच जो है थे वो कार्य का विभाजन, यानी कि इन दोनों के बीच विवाद होते रहते थे। कोर्ट ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट अपने नियम लागू करना चाहती थी और गवर्नर जनरल परिषद अपने नियम। तो इन दोनों के बीच में विवाद जो होते रहते थे, इनको सेटलमेंट करने के लिए ये मेन चार्टर अधिनियम आया था। अब ये जो चार्टर अधिनियम आया था तो 1773, और इसके अलावा ये जो अधिनियम आया था इसमें ये 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद का एक संशोधित अधिनियम के रूप में आया था। और ब्रिटिश संसद ने 1781 में 2 समितियों की स्थापना की थी। अब ये जो ब्रिटिश संसद थी उसने क्या किया कि ये जो समितियों की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि ये जो सारे काम हैं इनको अलग अलग डिवाइड किया जा सके और ये समितियां उन कार्यों पर अपनी निगरानी रख सकें, इसलिए इन समितियों की स्थापना की गई थी। अब ये जो ये जो समितियां थी, इसके ये 2 समितियां थी। इसमें कौन सी थी? एक प्रवर समिति थी और एक गुप्त समिति थी। और ये जो प्रवर समिति थी इसका मेन काम क्या था? इसको काम दे दिया गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि ये जो उच्च न्यायालय है और इसके अलावा ये जो परिषद है, इन दोनों के बीच जो विवाद चल रहे हैं इनके बीच संबंध, इन विवादों की जांच करना और इन डिस्प्यूट को सुलझाना, है ना। इसका मेन ये काम था। और ये जो गुप्त समिति थी वो क्या करती थी? गुप्त का मतलब गुप्त तरीके से इन सब चीज़ों पर निगरानी रखती थी और ये सारे इन्फॉर्मेशन ये ब्रिटिश संसद को पहुँचाया करती थी। ठीक, अब इस एक्ट के द्वारा
हाँ, ये है ना। इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा सब क्या हुआ, कलकत्ता की सरकार को क्या किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार भी प्रदान कर दिया गया। और कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के जो स्रोत थे वो पहला क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 का, इसके द्वारा तो इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। और दूसरा अधिकार जो दिया गया था वो कोर्ट ऑफ सेटलमेंट यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या दिया गया था कि सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनके दीवानी प्रदेशों के लिए भी लॉ बनाने का अधिकार दे दिया गया था। और इसके तहत जो थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारता से मुक्त कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर अधिकार कर सके। इससे ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना, इसको मुक्त कर दिया गया था। ये सेटलमेंट मेनली आप इससे समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और इसके अलावा भारत गवर्नर जनरल परिषद, इन दोनों के बीच में सेटलमेंट कराने आया था। इन दोनों को अपने अपने कार्यों के बारे में बताने आया था कि आपको इन फील्ड में देखना है, आपको इन फील्ड में देखना है। और ये जो इसके द्वारा कोर्ट ऑफ ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसको क्या कहा गया कि वो क्या कर सकता है। इस सर्वोच्च न्यायालय के लिए सबसे पहले उसके लिए एक न्याय का एरिया डिसाइड किया गया कि एक एरिया डिसाइड करके उसको बता दिया गया कि आप इस क्षेत्र में केवल अपना न्याय थोप सकते हैं, ठीक। और उनकी लैंग्वेज में एक तरह से बताया जाए, मतलब आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक। तो इस कि आप इन क्षेत्र में एक तरह से न्याय देख सकते हैं। और कोर्ट जो है वो इसके अलावा कोर्ट जो है वो राजस्व एकत्र किया जाता है। ये जो कंपनी के द्वारा या जो गवर्नर जनरल के परिषद के द्वारा जो राजस्व एकत्र करवाया जाता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। और कोर्ट का जो है वो कोई भी कानून जो है बनाती है तो उसमें सबसे पहले जो है वो भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और रीति रिवाजों संबंधी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो कोर्ट के अपने नियम बता दिए। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो गवर्नर जनरल की परिषद के लिए था वो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये चीज़ें आई थी। और दूसरा एक्ट जो सेटलमेंट आया था, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनको भी शामिल कर दिया गया कि इसके विषय में रूल्स बना सकती है, ठीक। तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 1781 का ये चार्टर अधिनियम है। अब इसके बाद हम लोग आगे ले चलते हैं। इसमें चलते हैं कि ये जो 1784 का एक्ट आया था, इसे क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से जानते हैं। और भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। एकदम इसका ये जो अगर हम समरी देखें ना, क्या निकल के आती है कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। वो कैसे कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में वो है नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और द्वैत शासन की व्यवस्था का अब शुभारंभ हो गया। पहले तो क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई ब्रिटेन में। और इसके द्वारा अब यहाँ ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है वो अलग है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, उसको वो तो बाद में यहाँ पे देखने के लिए सारे डिस्प्यूट आया। लेकिन ये जो इसके द्वारा क्या हुआ, मेन द्वैत शासन का शुभारंभ हुआ। इसमें निदेशक मंडल, जो द्वैत शासन का व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ वो कैसे हुआ कि एक जो निदेशक मंडल था, इसके अंदर क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे वो कौन देखेगा, निदेशक मंडल। लेकिन ये जो नियंत्रण बोर्ड जो है वो ब्रिटेन की तरफ से जो स्थापित किया गया था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके तहत क्या किया गया, इसमें जो कंपनी के राजनीतिक मामलों का जो नियंत्रण है वो दे दिया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण रखती थी। ये सारी चीजें आई इसमें। अब गवर्नर जनरल जो परिषद थी, ठीक है, वो कोर्ट ऑफ कंट्रोल यही है ना, ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना आपने देखा अभी इसके पहले भी, ठीक। तो ये यही है, इसके अधीन अब ये सारी चीजें भी कर दी गई कि राजनीतिक मामलों को कोर्ट ऑफ कंट्रोल देखेगा और व्यापारिक मामलों को कौन देखेगा, तो निदेशक मंडल होगा, उसके अधीन ही रहने दिया। इसके अलावा ये जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या, आपने अभी देखा था ना कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्य होते थे। जो गवर्नर जनरल के जो निर्णायक मत होता था और इन लोगों के द्वारा जो दिया जाता था, तो इसमें 4 लोग होते थे। इसमें इनकी जो संख्या थी वो घटाकर कितनी कर दी गई, तो 3 कर दी गई इनकी संख्या। तो इसमें मेन ये सारे मेजर टॉपिक है जो निकल कर आते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना,
देखिए ये फैक्ट इसलिए कवर किया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजर जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमको उनको भी ध्यान में रखना है ना। हम लोग सारी कहानी पढ़ने तो नहीं बैठ सकते यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसमें आते हैं। अब आता है 1786 का चार्टर एक्ट। ये 1786 का जो चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट में इसमें ये दो चार्टर एक्ट आया ना, 1786 का और 1793 का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं ना, आप इनको ही बस पढ़ लीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते और इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, ठीक। इस एक्ट में कॉर्नवालिस को विशेष अवस्था में, ये जो 1786 का चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिल गया। और इसमें जो कॉर्नवालिस है जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। इसलिए इस एक्ट के द्वारा इसे ये सारी शक्तियाँ दी गई ना, इस कॉर्नवालिस को दी गई थी। तो उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया इसी एक्ट के बाद, ठीक है। ये जब चार्टर एक्ट आया तो इससे कॉर्नवालिस को पावर मिली, कॉर्नवालिस के हाथ में पावर आ गई, ठीक है। अब ये जो 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन जो थे। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, नियंत्रण बोर्ड जो थे वो कंपनी पर ही नियंत्रण करने के लिए आई थी। तो कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के जो वेतन थे वो भारतीय राजस्व में ही देने की व्यवस्था की गई। यानी कि ये कहा गया कि ये जो नियंत्रण बोर्ड, ये जो स्थापना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा की गई थी। और ब्रिटिश संसद ने क्या कहा कि कंपनी, यानी कि जो कंपनी है जो भारत पर अपना राज कर रही है, तो वो इसको देगी अपना, मतलब कि का जो वेतन है वो इसको देगी। कौन देगा? कंपनी जो भारत पे शासन कर रही है, भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, ठीक, इस एक्ट के द्वारा। तो यही एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आता है। चलिए हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट पे आते हैं। इसमें क्या हुआ, 1813 के इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को सबसे पहले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। जो अधिकार पत्र मिलता था कि व्यापार करने का जो अधिकार होता था उसको कितना बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए, और रिन्यू कर दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एकाधिकार की कंपनी, सिर्फ कंपनी ही ये पूरी तरह से ही अपना व्यापार कर सकती है, इसको एकाधिकार इसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ कौन कौन से चीज़ों को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी कि चाय का व्यापार कर सकती थी कंपनी और ये चीन के साथ जो व्यापार होता है इसको कर सकती थी। तो अभी तक तो 1813 तक ही चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, इसका अधिकार मिला। लेकिन इसके बाद जो है वो भारत में इसके अलावा और इसमें क्या हुआ कि भारत में शिक्षा और कंपनी को 1 लाख रुपए के वार्षिक खर्च का प्रावधान किया गया। कि भारत में जो शिक्षा है उस पर कंपनी जो है वो 1 लाख रुपए, यानी सालाना 1 लाख रुपए तक का वो खर्च करेगी ताकि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी अधिनियम के तहत यानी कि भारत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंपनी 1 लाख रुपए का खर्च करेगी। तो ये मेन 3 पॉइंट जो है वो ये 3 पॉइंट इसमें निकल के आते हैं इस एक्ट में। अब हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट पे आते हैं। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन, अभी तक जो चीन 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या था कि चीन से व्यापार कर सकती थी। लेकिन 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया तो चीन और सुदूर पूर्व के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार जो है उसने व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी ने खो दिया। अब बंगाल के जो गवर्नर थे, वो बंगाल के गवर्नर, और अब एक कंपनी को क्या बनाया गया, कंपनी को बनाया गया एक व्यापारिक निकाय के रूप में। जो पहले काम कर रही थी उसको अब प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया कंपनी को, कि वो व्यापार नहीं प्रशासन को मेन देखे, ठीक। अब कंपनी जो था, कंपनी के गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि जो अभी तक आपने देखा था ना कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था, तो उसके अधीन मद्रास और कोलकाता प्रेसिडेंसियों को, यानी कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन किया गया था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। अब यही बंगाल का गवर्नर जनरल ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसको, यानी कि पूरे भारत पर कब्जा होने लगा था ना धीरे धीरे।
तो ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसमें जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। यानी कि ये अगर इनको बताया जाए तो कैसे बताया जा सकता है कि बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की नियुक्ति हुई। ठीक, अब इस प्रावधान के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित करके सेंट हेलेना द्वीप का, देखिए इस प्रावधान में क्या गया है, 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया इसमें क्या किया कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है उनको राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया है। यहाँ के जो राज्यपाल थे उनकी विधायी शक्तियाँ हटा दी गई और इसके अलावा यहाँ सेंट हेलेना द्वीप जो है उन का नियंत्रण भी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी इन शक्तियों का नियंत्रण सीधे क्राउन में स्थानांतरित करने को स्टार्टिंग यहाँ से हो गई थी। अब सेंट हेलेना द्वीप, आप यहाँ इसकी लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो उसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे आ जाता है सेंट हेलेना द्वीप। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इस द्वीप की जो खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी, इस द्वीप की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा इसकी खोज की थी। और अब जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो जेम्स टाउन है इसकी कैपिटल। और यहाँ के लोग जो है वो इंग्लिश ही बोलते हैं। और ये जो है इस द्वीप का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो यूरोप से, यानी कि यूरोप से, और ये जो मेनली अटलांटिक ओशन में आता है ना, अटलांटिक ओशन में, तो ये यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया से आने जाने वाले जहाज़ों के लिए एक बहुत महत्व रखता था सेंट हेलेना द्वीप। और कई सदियों तक ये जो था ये जो द्वीप था ना वो ब्रिटिश के अधीन था। यानी कि ब्रिटिश के जो निर्वासित लोग थे उनको सेंट हेलेना द्वीप में रखा जाता था। इसलिए इसकी लोकेशन दिखाने के लिए इसको मैप को डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी को इसमें भी ले आए, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा सेंट हेलेना द्वीप की आपको लोकेशन पता चल रही, इसलिए बदलाया गया। ठीक है, तो ये सेंट हेलेना द्वीप है। और इसमें जो आप जानते हैं इसमें नेपोलियन बोनापार्ट जैसे व्यक्तियों को भी यहाँ पे रखा गया है सेंट हेलेना द्वीप पर, निर्वासित लोगों की बात कर रहे हैं तो उसमें। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम ये हमारा लास्ट होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके लिए एक नई परिषद का गठन किया गया और सर्वप्रथम इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की कार्यपालिका और विधायी जो कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो गवर्नर जनरल की परिषद जो नई बनाई गई थी इसका नया नाम क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद इसे कहा गया। और ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी इसने एक ब्रांच की तरह, यानी कि संसद, छोटी संसद, ब्रांच नहीं कहेंगे, एक छोटी संसद की तरह काम किया। और जैसे ब्रिटेन में संसद में काम होता था सेम वैसे ही यहाँ पे ये इंडिया में ये काम करती थी। कौन, ये जो नई परिषद गठित की गई थी केंद्रीय विधान परिषद, ये सारे काम वही काम करती थी जो ब्रिटेन की संसद में किए जाते थे। और इसके लिए जो है वो मैकाले समिति की भी गठन किया गया था। ये जो 1854 में जो मैकाले समिति है इसका अध्यक्ष मैकाले ने ना, लॉर्ड विलियम मैकाले, ठीक है, बेबिंगटन, ये जो मैकाले है ना, ये इनको जो ये इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था 1854 में। इस अधिनियम के तहत एक चीज़ और हुई थी कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की जो नियुक्ति थी इसके लिए खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा यानी कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ये इसको शामिल किया जाएगा। इन चीज़ों को शामिल किया गया। और सबसे पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया गया। और स्थानीय प्रतिनिधित्व में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसके 6 जो नए सदस्य थे, इनमें से 4 का जो ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी इसमें 6 नए सदस्यों को अब जोड़ा गया। पहले क्या थे, 4 हुए, फिर 3 हुए, उसके बाद फिर इसमें आकर के 6 हो गए, 6 फिर हो गए। तो 6 जो नए सदस्य बनाए गए थे, कौन सी परिषद के, ये जो केंद्रीय विधान परिषद है ना, इसके जो 6 नए सदस्य बनाए गए थे इनमें से 4 का जो चुनाव था वो कहाँ से किया जाता था, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी इनसे किया जाता था। और एक आगरा का जो स्थानीय प्रांत की सरकारों के द्वारा।
ये जो आगरा था ना, आगरा का ये स्थानीय प्रांत, यहाँ पर भी एक इसका चुनाव यहाँ से किया जाता था। यानी कि जो 3 थे वो बंगाल, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों से लिए जाते थे 3 लोग, और इसमें एक जो था वो आगरा के स्थानीय प्रांत की सरकारों के द्वारा ये चुना जाता था, और बचे 2 वो ब्रिटिश संसद के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ठीक, तो ये इसके तहत ये सारी चीज़ें लागू की गई, और ये जो मैकाले थे वो इस कर समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और चलिए ये इसके लिए इतना ही। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेन जो मेजर पॉइंट थे इनको कवर करना ही मेन पर्पस था, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो समझाने में हो सकता है डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सारी चीज़ों में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, और हो सके तो चैनल को, हो सके तो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हो सके तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट उन लोगों के पास ज़रूर जिनको आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग के पास तो आप वैसे भी नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।